बायोलॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैव विकास का दूसरा पार्ट। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह जैसे आपने पिछला वीडियो देखा, ये वाला वीडियो भी देखें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा निवेदन उन सभी दोस्तों से भी है जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो भी पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास के सिद्धांत। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हमारा कल चल रहा है, जिसका विषय है विज्ञान। और इसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि जैव विकास क्या होता है। आज हम बात करेंगे जैव विकास के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि जैव विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो बहुत एक लंबे स्तर पर होने वाली प्रक्रिया है, जो आनुवंशिक स्तर से प्रारंभ होने वाली क्रिया है। आज हम जानेंगे कि आनुवंशिक विकास के सिद्धांत क्या हैं, यानी किन किन दार्शनिकों ने या किन किन वैज्ञानिकों ने इसके लिए अपने योगदान दिए, इसमें अपना परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है, वो पहला नाम आता है लैमार्क का। हम सब दूसरे नाम से भी जाना जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस परिकल्पना के प्रवर्तक हैं, आपके सामने नाम लिखा हुआ है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने 1809 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। इस पुस्तक में उन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की जो जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित थी। दोस्तों, इसमें उन्होंने कुछ प्रमुख तथ्यों को प्रमुख रूप से अपनी पुस्तक में शामिल किया है। पहला उन्होंने जो तथ्य लिया है वो है आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, यानी कि लैमार्क का मानना था कि सभी जीव आकार में वृद्धि करते हैं, यानी उनमें एक स्वतः क्षमता पाई जाती है जिससे उनका आकार बढ़ता है। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बताया कि वातावरण का सीधा प्रभाव, कि किसी भी जीव के शरीर पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनका मानना था कि जिस प्रकार के वातावरण में जीव रहेगा, निवास करेगा, उसी के अनुकूल उसका शरीर भी ढल जाता है। जैसा के नाम हम जानते हैं, अफ्रीका में पाए जाने वाले जिराफों की एक ही टांगें जो लंबी हुई, वो भी कहीं न कहीं वातावरण से ही प्रेरित थी। इसके बाद अगला आता है अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, यानी कि लैमार्क का मानना था कि जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक करता है वो अधिक मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जिन अंगों का वो प्रयोग कम करता है, उनका ज्यादा प्रयोग नहीं करता है अपने जीवन में, वो अंग उतना अधिक मजबूत नहीं होने पाते। या कई बार तो ऐसा होता है कि वो जीव जब कार्य नहीं होता हमारे शरीर में होता है तो वो अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में रह जाते हैं। दोस्तों, अवशेषी अंग का भी मतलब यही होता है कि वे अंग जिनका हम उपयोग कम करते हैं या नहीं करते हैं या पहले कभी करते थे, उनको हम इसी में शामिल करते हैं। इसके बाद में जो अगला तथ्य लैमार्क ने शामिल किया अपनी पुस्तक में, वो उन्होंने बताया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अर्थात ऐसे लक्षण जिन्हें हम अर्जित करते हैं। उपार्जित का मतलब होता है हम कहीं से उनको प्राप्त करते हैं, वातावरणीय दशाओं में किसी भी तरीके से, कैसी भी स्थितियों में अंगों के प्रयोग के द्वारा या आकार में वृद्धि के द्वारा या किसी भी तरीके से यदि उनको हम अर्जित करते हैं अपने जीवन में, जैसे कि जिराफ ने अगली टांगे और अपनी गर्दन अर्जित की थी लंबी, यदि हम अर्जित कर लेते हैं तो इन लक्षणों की भी वंशागति होती है, ऐसा मानना था लैमार्क का। तो लैमार्क के ये 4 प्रमुख तथ्य हैं, आप सभी इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी पर लैमार्कवाद आधारित है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कि लैमार्कवाद के समर्थक कौन थे, तो हम दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहला नाम आता है सुमनर का। आपके सामने दिया हुआ नाम सुमनर। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सुमनर ने बताया, करीब उन्होंने 40 से 45 पीढ़ियों तक चूहों पर अध्ययन किया और बताया कि गर्म वातावरण में अगर चूहे को रखें और ठंडे वातावरण में रखें तो गर्म वातावरण में रहने वाले चूहों के कान और पूंछ अधिक लंबी हो जाती है। यानी ये लैमार्क के समर्थक थे। इन्होंने कह दिया कि उसने उपार्जित किया है ना लक्षण। इसके बाद मैकडूगल का भी नाम आता है। मैकडूगल ने भी समर्थन किया लैमार्क का और इन्होंने बताया कि अगर हम चूहों को एक विशेष रास्ते से आने जाने का तरीका उन्हें बताएं, एक आने जाने का एक विशेष रास्ता तय कर दें, तो चूहे उसी रास्ते से आने लगते हैं।
यानी कि शुरुआत की जो पीढ़ियां होंगी उनको अधिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन जो बाद की पीढ़ियां आएंगी उनको ट्रेनिंग की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लैमार्क के ही समर्थक निकले हैं मैकडूगल। इसके बाद नाम आता है पावलाव का। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पावलाव तो बहुत फेमस नाम है, हम सभी जानते हैं कि पावलाव ने बताया था कि अगर हम कुत्ते को घंटी बांध करके उसको भोजन कराते हैं तो लार टपकने लगती है। ऐसी सारी घटनाएं हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये समर्थक है सुंगर, मैकडूगल और पावलाव। यहीं पर जान लेना ये भी जरूरी है दोस्तों कि आलोचक कौन है, यानी लैमार्कवाद का विरोध किसने किया, किसने इसकी आलोचना की। तो सबसे पहला नाम आता है बीजमान का। बीजमान सबसे बड़े आलोचक हैं लैमार्क के। बीजमान ने बताया कि यदि हम 20-22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटते रहे लेकिन फिर भी नई पीढ़ी में चूहे की पूंछ आ जाती है, इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं होता है कि उपाधि लक्षणों की वंशागति से कोई भी असर नहीं पड़ता है। उन्होंने पूंछ काट करके प्रयोग भी किया और उन्होंने सिद्ध किया इस बात को कि चूहे की पूंछ काटने पर नई पीढ़ी में फिर से पूंछ आ जाती है दोस्तों। इसके बाद हम कई सारी घटनाएं जानते हैं, जैसे पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता। अगर ऐसा ही है, अंग का प्रयोग ही है कि मान लिया हम जैसे अपने राइट हैंड का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो मेरा राइट हैंड मजबूत होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी जो दाहिना हाथ है वो अधिक मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इसको अगर हम फेल करना चाहें तो सिद्ध किया गया कि लुहार का बेटा लुहार नहीं होता। जैसे एक हाथ से वो प्रयोग करता है, हथौड़ा चलाता है, तो इस नियम के अनुसार तो उसका हाथ मजबूत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है। या सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे धर्म में नाक और कान छेदने की प्रथा है दोस्तों, लेकिन हर पीढ़ी में कान छेदने के बावजूद जो अगली संतान उत्पन्न होती है उसके फिर से कान छेदने पड़ते हैं, जबकि लैमार्क के अनुसार तो ये होना चाहिए था कि उसके कान छेदे होने चाहिए थे दोस्तों। यानी इस जगह पर लैमार्क फेल हो गए। वो बता नहीं पाए कि कौन से लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे और कौन से लक्षण नहीं जाएंगे। यानी यहीं पर से ये जो सबसे बड़े इसकी विशेषता है, यही इसकी सबसे बड़ी कमी सिद्ध हो जाती है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। दोस्तों लैमार्क कुछ कारणों से फेल हो गए इनको। इसके बाद इनके समर्थकों ने लैमार्क की थ्योरी को फिर से प्रस्तुत किया, उसमें कुछ सुधार करके प्रस्तुत किया और जिसे जाना गया नव लैमार्कवाद के नाम से। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़े समर्थक थे उनका नाम है टावर का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसमें बताया गया नव लैमार्कवाद। देखिए जब लैमार्क पर वो लोग प्रभावित हैं तो कहीं न कहीं लैमार्क को ही सपोर्ट करेंगे और जिन कमियों को लैमार्क ने ध्यान नहीं दिया वो उन्हीं के आगे से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे बताया कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, तो नव लैमार्कवाद में समर्थकों ने सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि लैमार्क ने कहा तो सही है लेकिन कुछ चीज कहने से रह गई है। क्या रह गई है देखते हैं इस परिभाषा से, ये आपके सामने लिखी हुई देखिए। वातावरण में परिवर्तनों के कारण जीवों के शरीर में कुछ ऐसे भौतिक या रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं जो जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित करते हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि वातावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन स्वतः हो जाते हैं जो हमारे शरीर के जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित करते हैं। यदि वे जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित कर गए तो वे अगली पीढ़ी में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वे हमारे जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि लैमार्क का सुधरा हुआ रूप ही नव लैमार्कवाद है कि इसमें साफ साफ बताया गया कि इनके जीवों में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन तो हो रहे हैं लेकिन वही लक्षण वंशागत होंगे जो जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित करेंगे। दोस्तों इसके बाद अगला सिद्धांत है डार्विनवाद। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है प्राकृतिक चयन सिद्धांत। दोस्तों हम जानते हैं कि डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है और जिन्होंने 22 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार के जहाज बीगल से कई महाद्वीपों की यात्रा की थी और उसके बहुत सारी उन्होंने सैंपल लिए थे, वहां से लेकर के आए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने पहले गए, देखा, सैंपल लेके आए और फिर उनको प्रयोगशाला में ला करके उनका अध्ययन किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है हमारा वो तथ्यों एवं प्रेक्षणों पर आधारित सिद्धांत है। यह स्वयं जाकर के करते हैं तो प्रेक्षण कहलाता है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1859 में जिसका नाम है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। यानी किस प्रकार से प्रकृति चयन करती है, जो
कौन सी जातियों की उत्पत्ति होनी है अथवा नहीं होनी है, इससे संबंधित उन्होंने पुस्तक लिखी, जिसमें कुछ तथ्यों पर उन्होंने चर्चा की और बताया कि इसी आधार पर जीवों का विकास हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जो पहला इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जो पहला तथ्य दिया, वो है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। यानी कि दोस्तों, इन्होंने बताया कि सभी जीवों में या सभी जीव जातियों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर या अपार क्षमता पाई जाती है। यानी सभी जीव संतानोत्पत्ति की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, बात ये बिल्कुल सही है कि सभी जीव संतानोत्पत्ति करते हैं, लेकिन इन्होंने बताया, या हम सभी जानते भी हैं कि जैसे एक खरगोश होता है, वो एक बार करीब 6 या 7 माह बाद बच्चे देना वो शुरू कर देता है और साल में करीब 6 या 7 बच्चे देता है, और वो बच्चे 6 माह में ही वयस्क होकर बड़े हो जाते हैं। यानी इस प्रकार इनकी संख्या बहुत जल्दी ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि हाथी, जो हम जानते हैं कि बहुत कम संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, एक हाथी 30 साल से 90 वर्ष की आयु तक लगभग 6 से 7 संतानें उत्पन्न करता है। यदि वे सभी हाथी जीवित रहे पृथ्वी पर, तो लगभग 750 वर्षों में 2 करोड़ से भी अधिक हाथी हो जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग मक्खियों का एग्जाम्पल जानते हैं, मच्छर का जानते हैं कि एक बार में लाखों अंडे देती हैं, मधुमक्खी लाखों अंडे देती हैं। तो दोस्तों, सोचिए आप कि अगर एक बार में इतने सारे अंडे हो जाएं, इतने सारे जीव हो जाएं, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये पृथ्वी हाथियों से ही भर जाएगी। इसी प्रकार अगला जो उन्होंने तथ्य बताया, वो कहा कि स्थायी संतुलित आबादी, कहा कि जितने जीव उत्पन्न हुए हैं या जितने मच्छर ने अंडे दिए हैं या जितने हाथी उत्पन्न हुए हैं, वे सबके सब जीवित नहीं रहेंगे। यानी प्रकृति स्वयं अपना संतुलन जानती है, वो आबादी को संतुलित करना जानती है, वो स्वयं संतुलित कर लेती है। कैसे संतुलित कर लेती है, इसको हम अगले तथ्य में जानेंगे, और वो है जीवन संघर्ष। यानी कि जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनमें संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब हम सभी जानते हैं कि उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा, इसको समझ सकते हैं। वो लड़ाई झगड़ा किस तरीके का होता है, वो लड़ाई झगड़ा जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ये झगड़ा 2 तरीके का होता है या 3 तरीके में भी इसको समझ सकते हैं। पहला सजातीय जीवन संघर्ष। सजातीय का मतलब होता है कि जब एक ही जाति के भीतर संघर्ष होता है। जैसे खरगोश है, तो खरगोश के जीवों में दूसरे खरगोशों से जब झगड़ा हो किसी चीज को लेकर के, तब इसको हम बोलेंगे सजातीय। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मुख्य लड़ाई होती है रोटी, कपड़ा और मकान की। तो इसमें जो संघर्ष होगा वो भोजन के लिए होगा, आवास के लिए होगा और जनन के लिए हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो जीवन संघर्ष होता है वो होता है अंतरजातीय जीवन संघर्ष। अंतरजाति का मतलब होता है कि जब एक जाति का संघर्ष दूसरी जाति से होता है। जैसे हम मान सकते हैं कि एक हिरन की प्रजाति है, हिरन की जाति है और दूसरी शेर की जाति है। इनमें दोनों में जब संघर्ष होगा तो जरूर है कि वो भोजन के लिए ही होगा, स्थान के लिए होगा, निवास के लिए होगा, जनन के लिए भी हो सकता है, या वायु के लिए भी हो सकता है, जल के लिए भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे वो तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंचते हैं, वहां पर उन पर हमला हो जाता है। इस तरीके का जब संघर्ष होता है तो वो अंतरजातीय होता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है वातावरण। यानी कि जितने जीव हैं वो सभी ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं जहां पर उनके अनुकूल स्थितियां उपलब्ध हों। यानी कि जहां पर उनको गर्मी से वो बच सकें, सर्दी से वो बच सकें, बाढ़ से बच सकें, सूखे से बच सकें। ऐसी तमाम वातावरणीय दशाएं समय समय पर होती रहती हैं जिनसे उनको बचना है। जो जीव बच गया वो तो अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगा, लेकिन जो जीव नहीं बच पाए वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो जीव बच गए उन्होंने अपने आप को योग्यतम सिद्ध कर दिया कि उन्होंने अपने प्रतिकूल स्थितियों में स्वयं को ढाल लिया और वो योग्य हो गए। इस प्रकार से बताया कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। तो ये बिल्कुल पॉइंट अगले इसी पॉइंट से क्लियर हो गया कि अगली पीढ़ी में वही जा रहा है जिसने अपने आप को स्वयं योग्य साबित कर दिया। और यही हमारा होता है प्राकृतिक चयन। यानी प्रकृति ने उसी का चयन कर लिया जिसने अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दिया। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ को ही वर्ण करती है। इसीलिए इस सिद्धांत का दूसरा नाम दिया गया प्राकृतिक चयन सिद्धांत। यानी प्रकृति सर्वश्रेष्ठ का चयन स्वयं कर लेती है। इसके बाद अगले तथ्य पर उन्होंने बताया कि बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। यानी हमने अपने आप को योग्यतम तो साबित कर दिया,
लेकिन जो हमारा बदलता हुआ वातावरण है, क्या उसके प्रति हम अपने आप को अनुकूलित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अपने पूर्वजों की हम चर्चा करें तो बहुत सारी परपाटियां ऐसी थीं जिनका उन्होंने विरोध किया और बहुत सारे पूर्वज अगली पीढ़ियों में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिन पूर्वजों ने वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया, स्वयं को अनुकूलित कर लिया, उनकी पीढ़ियां आज हमें देखने को मिल रही हैं। यही भविष्य में भी होने वाला है। जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करते रहेंगे, बदलते रहेंगे या यूं कहें अपडेट करते रहेंगे, उनकी जातियां तो अगली पीढ़ी में जाएंगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि जब अनुकूलन होने के बाद नई जातियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात इतने सारे परिवर्तन होने के बाद, हम देख रहे हैं इतने सारे परिवर्तन होने के बाद जो अपने आप को श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ कहना गलत होगा, श्रेष्ठतम साबित कर दिया, वही अगली जाति का निर्माण करेगा, यानी उसी जाति की उत्पत्ति होगी। यानी हम देखते हैं कि जो उसकी शुरुआत की जो उसकी आदतें थी या उसके जो लक्षण थे वो नई जातियों से बिल्कुल भिन्न आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार दोस्तों हम जानते हैं कि डार्विनवाद की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर लैमार्कवाद और डार्विनवाद में भी अंतर समझ लेना आवश्यक है। देखते हैं हम कि लैमार्क ने बताया कि छोटी गर्दन वाले जिराफों ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपने अग्रपादों को यानी अगले पैरों को और गर्दन को अधिक से अधिक उचकाया, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी वे लंबे होते चले गए। यानी कि लैमार्क इस बात में विश्वास करते थे कि जिन अंगों का हम अधिक प्रयोग करते जाएंगे या इनका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, वे आने वाली पीढ़ियों में उतने ही अधिक मजबूत होते चले जाएंगे, और जिन अंगों का उपयोग हम अधिक नहीं करेंगे या कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, वे धीरे धीरे करके अवशेषीय अंग होते चले जाएंगे। जैसे एक जगह नाम आता है, हम जानते हैं कि पहले सांपों के पैर हुआ करते थे, लेकिन जब उनको बिल में घुसने में परेशानी हुई, धीरे धीरे करके उनके पैर विलुप्त होते चले गए। यानी कि लैमार्क इस बात में विश्वास करते थे कि जिन अंगों का प्रयोग हम अधिक कर रहे हैं वही उपार्जित लक्षण बनकर के हमारे साथ में रहेंगे, यानी वही लक्षण हमारी अगली पीढ़ी में जाएंगे। जबकि इससे विपरीत डार्विन का मानना था कि अपेक्षाकृत लंबी गर्दन और लंबे अग्रपाद वाले जिराफों का प्राकृतिक चयन होता गया, जिससे वर्तमान के जिराफ की उत्पत्ति हुई। अर्थात इनका कहना था कि जिन्होंने अपनी गर्दन लंबी कर ली, बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं, जिन्होंने अपने पैर और गर्दन लंबे कर लिए, उनको तो प्रकृति ने अगली पीढ़ी में जाने की परमिशन दे दी, लेकिन जिन्होंने वातावरण के अनुकूल स्वयं को नहीं ढाला, उन्हें प्रकृति अगली पीढ़ी में लेकर के नहीं गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बताया कि अग्रपाद वाले जिराफों का प्राकृतिक चयन होता गया, यानी जिनके पैर लंबे थे, जिन्होंने वातावरण के, क्योंकि घास की कमी हो गई थी अफ्रीका के जंगलों में, तो जब घास है नहीं तो खाने के लिए आपको पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचना होगा। तो जिन्होंने पहुंचने का प्रयास किया, जो पहुंचते गए, वो तो अगली पीढ़ी में पहुंचे, लेकिन जिन्होंने प्रयास नहीं किया उनका प्रकृति ने चयन नहीं किया। बिल्कुल सीधी सी बात है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं नव डार्विनवाद की। तो हम जानते हैं कि डार्विन के समर्थकों ने जो डार्विन की कमियां रह गई थी उन्हीं को सुधार करके एक नया रूप दिया, जिसे कहा गया नव डार्विनवाद। इसमें डार्विन के समर्थकों ने जीन परिवर्तन के साथ जीन परिवर्तनों को जोड़ करके एक नया रूप दे दिया, जिसे कहा गया नव डार्विनवाद। दोस्तों इसके अनुसार जैव विकास में एक साथ कई कारक प्रभाव डालते हैं, जैव विकास में एक साथ कई कारक प्रभाव डालते हैं, जिससे नई जाति का जन्म होता है। इन्होंने बताया कि जब कई सारे कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं तब नई जाति का विकास होता है या तब नई जाति का जन्म होता है। तो ये कारक प्रमुख रूप से कौन कौन बताया? पहला कारण बताया विविधता, यानी पुरानी जात से नई जाति में जब विविधता होगी तो हम जानते हैं जब नई चीज से पुरानी चीज में कुछ अंतर आएगा, उनमें दोनों में हमें अंतर स्पष्ट तरीके से दिखेगा, तो एक नई रूप का निर्माण होता है। इसके बाद उत्परिवर्तन, अचानक होने वाले परिवर्तनों को कहा जाता है उत्परिवर्तन, यानी जब किसी जाति में अचानक से उसके जीन्स में कोई परिवर्तन नया आ जाता है तब ऐसे परिवर्तनों को कहेंगे उत्परिवर्तन। इसके बाद आता है तथ्य या कारक प्राकृतिक वर्ण। ये कई बार होता है कि प्रकृति योग्यतम तो थे और कुछ ऐसी वातावरणीय दशाएं हो गई जिनके कारण से इनको प्रकृति ने अगली पीढ़ी में जाने की अनुमति नहीं दी, तो प्राकृतिक वर्ण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद है जनन। यदि
जीव जातियों में जनन सही प्रकार से होता रहता है, उसी अपने से श्रेष्ठ जाति के साथ जनन होता रहता है, तब तो आने वाली पीढ़ियों में एक नई जाति की उत्पत्ति की संभावना और ही प्रबल हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जीन में होने वाला छोटा सा परिवर्तन, यानी किसी जाति के जीन में यदि कोई छोटा सा भी परिवर्तन हो जाता है उसके जीन्स में, तो उसकी पूरी, हम जानते हैं उसकी डीएनए का जो पूरा रूप है या जो उसका पूरा गुणसूत्रों की संरचना है, वो पूरी तरीके से जीन पर आधारित होती है कि जीन में होने वाला छोटा सा परिवर्तन भी एक नई जाति को जन्म देने में पर्याप्त है। यानी कि हम जानते हैं कि पूरी इस प्रकार से नवडार्विनवाद ने सिद्ध कर दिया कि हमारी जो नई जाति है वो पूरी तरीके से जीन पर ही आधारित है। ये यानी कि अगर जीन में परिवर्तन हो जाता है तो नई जाति बिल्कुल परिवर्तित अपने आप हो जाएगी, जिसका स्पष्ट तरीके से आप उसको देख भी सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम अगला वाद पढ़ते हैं और ये अंतिम वाद है जिसका नाम है उत्परिवर्तनवाद। इसके समर्थक हैं ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने इस बात को दिया और उन्होंने बताया कि नई जातियों का निर्माण क्रमिक रूप से धीमे धीमे पीढ़ी दर पीढ़ी न हो करके अचानक से हो जाता है। देखो, क्लियर समझ लीजिए कि नई जातियों का निर्माण या नई जातियों का विकास क्रमिक रूप से धीमे धीमे पीढ़ी दर पीढ़ी न हो करके अचानक से हो जाता है, यानी कि उत्परिवर्तन के द्वारा हो जाता है, क्योंकि अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम कहते हैं उत्परिवर्तन। इसीलिए इस वाद का नाम दिया गया उत्परिवर्तनवाद। इसके अनुसार ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि जातीय लक्षणों में अकस्मात होने वाले वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। बिल्कुल उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। देखिए आप, अकस्मात मान अचानक से होने वाले, कि जातीय लक्षणों में अचानक से होने वाले परिवर्तन, अकस्मात होने वाले परिवर्तन वंशागत परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि ये इसी पर आधारित है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक रूप से ना होकर के अचानक से होने वाला परिवर्तन है। और ये भी बताया कि ये जो उत्परिवर्तन होते हैं ये जाति के किसी जीव जाति के किसी भी अंग में किसी भी संख्या में हो सकते हैं, यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है कि कौन कौन से परिवर्तन उसके शरीर में होने वाले हैं या किस अंग में वो परिवर्तन होने वाला है। यही है हमारा उत्परिवर्तनवाद। इसके अगर समर्थक की बात करें तो इसके समर्थक, सबसे प्रबल समर्थक जिनको माना जाता है वो है जोहानसन, और जो इसके आलोचक हैं वो हैं टी.एच. मॉर्गन। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित सभी बातों पर चर्चा की। लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, उनमें अंतर भी हमने पढ़ा, और इसके बाद में उत्परिवर्तनवाद को पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और यदि आपको इसके पीडीएफ भी चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विकास के समर्थन में प्रमाण। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि जैव विकास हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं हम कोई भी बात कहते हैं तो बिना सबूत के हमारी बात नहीं मानी जाती है। तो हमें जैव विकास को समझाने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण अवश्य देने होंगे, कि चाहे वो कुछ ऐसे लक्षण हो जिनसे हम कह सकें कि या इस लक्षण के आधार पर विकास हुआ है, या इस अंग के परिपक्व होने से विकास हुआ है, या किन कारणों से विकास हुआ है, इसके भ्रूण में क्या विकास हुए हैं, या उसके शरीर में क्या विकास हुए हैं। इन सभी अंगों, इन सभी चीजों के बारे में हम प्रमाण देखेंगे कि कैसे सिद्ध किया गया कि जैव विकास में प्रमाण है। दोस्तों, ये पार्ट हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है पारितंत्र। पारितंत्र, हम सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी का और सीटेट का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कई सारी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जैसे आपने पिछली वीडियोस को हमारे प्यार दिया, इसी तरीके से इन वीडियो को भी प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको हमारे पढ़ाए हुए नोट्स के पीडीएफ चाहिए हैं तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वहां से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे नोट्स ले सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।